हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो है टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट को पहले पढ़ चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में जो है वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो टीआरई 3.0 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जो है आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो टीआरई 3 में जो है पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आज का जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71, मैला आंचल किस विद्या की रचना है। तो मैला आंचल जो है किस विद्या की रचना है। तो मैला आंचल जो है क्या है, तो एक उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है। तो निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो है लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। तो सतपुड़ा के जंगल जो है किसकी रचना है। तो यह रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, शिशिर के फूल की रचना है। तो शिशिर के फूल जो है किनका रचना है। तो शिशिर के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सा कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संवादिया, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हार की जीत, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ठेस, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी जो है इसमें से कौन कौन है। तो फणीश्वर नाथ द्वारा रचित कहानी जो है इसमें संवादिया है और ठेस है। तो क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित नहीं है। तो हार की जीत जो है फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। हार की जीत कहानी जो है कवि सुदर्शन की रचना है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, बादल राग कविता के रचनाकार हैं। तो बादल राग कविता के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, कफन कहानी के लेखक हैं। तो कफन कहानी के लेखक कौन है। तो कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक हैं। तो जहाँ कोई वापसी नहीं के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक हैं। तो प्रेमधन की छाया स्मृति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 85 तक। और 81 से लेकर के 85 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये गद्यांश से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। और जितना भी जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे वो जो है हम लोग इसी गद्यांश से ही उसका आंसर देंगे। तो संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए ईसा मसीह, बुद्ध, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया। किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटने जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति और संचार साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। वर्ग भेद के कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम है। तो विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों में वृद्धि का परिणाम क्या है? तो इसका वृद्धि का परिणाम है देशों की दूरियां कम हुई। क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? तो मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को जो है कैसे समझने लगा? तो अपनी शुभ बुद्धि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम है। तो मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, किस कारण से मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य एवं कटुता में कमी नहीं आई? तो किस कारण से जो है मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य एवं कटुता में कमी नहीं आई? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अमीरी गरीबी के कारण, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है व्यापार के कारण, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ण भेद के कारण, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्ग भेद के कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। तो वर्ग भेद जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 85, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात किसके कारण हुआ? तो गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक रक्तपात हुआ धर्म के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक जो है हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर देंगे। तो गद्यांश दिया हुआ है स्टूडेंट, कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य की यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाता निष्फल ही समझा जाता है। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फूलने फलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पछतावा करना पड़ता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86, जीवन में समय का महत्व क्यों है?
तो जीवन में जो है समय का महत्व क्यों है? तो समय पर किया गया काम सफल होता है इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि। तो बादल का बरसना व्यर्थ है यदि फसल को लाभ ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, खेत का रखवाला कब कब उपहास का पात्र बनता है? तो खेत का रखवाला जो है कब उपहास का पात्र बनता है? तो समय पर खेत की रखवाली नहीं करने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? तो गद्यांश का मुख्य भाव है समय का सदुपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, चिड़ियों द्वारा खेत चूग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पदबंध का प्रकार है। तो इसमें जो है कौन सा पदबंध का प्रकार है? तो इसमें जो है संज्ञा पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को ईश्वर में, लेकिन साहित्य का आनंद इससे ऊंचा है। इसका आधार सत्य और सुंदर है। वास्तव में सच्चा आनंद सत्य और सुंदर से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो मनुष्य जो है किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो आनंद की खोज में लगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, साहित्य के आनंद का आधार है। तो साहित्य के आनंद का क्या आधार है? तो इसका आधार है सुंदर और सत्य को पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, परिमिति का अर्थ है। तो परिमिति का अर्थ क्या है? तो परिमिति का अर्थ है सीमित। क्वेश्चन नंबर 94, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो लंबे चौड़े क्या है? तो लंबे चौड़े विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं की मोड़ना संभव नहीं। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती है पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस खेत की चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ पोषित की जा सकती है। इसीलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था।
अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96, व्यवहार में सुधार का उचित समय होता है। तो व्यवहार में सुधार का उचित समय क्या होता है? तो छात्रावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, छात्रावस्था की तुलना की गई है। तो छात्रावस्था की तुलना की गई है सफेद चादर से। क्वेश्चन नंबर 98, छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? तो छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था कठोर अनुशासन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इनमें से कौन से शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है महत्व। महत्व में जो है कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि महत्व का विग्रह क्या होता है? तो महत्व का विग्रह होता है महत जोड़ तुआ होता है। तो इसमें जो है कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लिए जो है इसमें जो शीर्षक क्या हो सकता है इस गद्यांश का? तो इसका जो है शीर्षक हो सकता है विद्यार्थी जीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित में जो है भाववाचक संज्ञा जो है कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुंदरता। सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा। गंगा जो है कौन संज्ञा है? तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लड़की। लड़की जो है कौन संज्ञा है? तो लड़की जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की सही परिभाषा है। तो सर्वनाम का जो है सही परिभाषा पूछा है इसमें। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द जो है क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट टीआरई 3 में जो है ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, यह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। तो कौन जो है इसमें विशेषण शब्द नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकृति। तो प्रकृति जो है क्या है? तो प्रकृति जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें पूछा है कि कौन विशेषण शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रकृति जो है जातिवाचक संज्ञा है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दयालु। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है काला। तो दयालु और काला जो है विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? तो इसमें जो है अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो एक वचन में जो है प्रयुक्त होने वाला शब्द इसमें कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जनता। जनता जो है बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हवा। हवा जो है एक वचन शब्द है। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा जो है बहुवचन शब्द है। तो इसमें पूछा है एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द हवा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है इसमें कौन है? तो सत्य है। तो सत्य जो है तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, कर्म तत्पुरुष समास वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्म तत्पुरुष समास जो है कौन है इसमें? तो उसी को जो है इसमें चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हस्तलिखित। तो हस्तलिखित क्या है? तो हस्तलिखित जो है करण तत्पुरुष है।
नेक्स्ट है वनगमन। वनगमन जो है कर्म तत्पुरुष है। और नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीकृत, तो तुलसीकृत जो है करण तत्पुरुष है। तो इसमें पूछा था कि कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्म तत्पुरुष समास इसमें कौन है, तो वनगमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये सही है कि द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अवयवी भाव समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है, तो ये भी सही है। अवयवी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो नहीं, ये गलत है। तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है। तो इसमें पूछा था, इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें जो है धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कृपाण, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तरनी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पिनाक, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है पिनाक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण वाक्य कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राधा कल आएगी। तो राधा कल आएगी यह वाक्य जो है क्रिया विशेषण वाक्य है। इस वाक्य में जो है कल समयवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें जो है गुण संधि का जो है कौन इसमें एग्जाम्पल है, तो देवानंद जो है गुण संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होता है यशा जोड़ दा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो यह जो है मिश्र वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। शुक्ल का विलोम होगा। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है, तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है असित, असित का विलोम क्या होगा, तो असित का विलोम होगा शीत। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है काला, काला का विलोम क्या होगा, तो काला का विलोम होगा उजला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग का विलोम क्या होगा, तो बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118। कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कोयल का पर्यायवाची शब्द होगा पिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करना इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दुराग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड में लिखा हुआ है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जो है ऐसे नहीं लिखाता है, तो ये गलत है, वाल्मीकि जो है ऐसे लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 121। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सही लिखा हुआ है उसको चूज करना है। तो लिखा हुआ है ज्योत्सना, तो ज्योत्सना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जो है ज्योत्सना सही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो है शुद्ध है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी। तो महादेवी जो है एक प्रसिद्ध कवि थी, ये जो है शुद्ध नहीं है, ये गलत है। ये वाक्य जो है अशुद्ध है। महादेवी एक प्रसिद्ध कवित्री थी, ये जो है शुद्ध होगा इसका। नेक्स्ट है सीता जो है घर पर नहीं है। तो सीता घर पर नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अभी 4 बजा है। तो ये जो है अशुद्ध है। अभी 4 बजे हैं, ये जो है इसका शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हृदय अत्यधिक प्रतीक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बेतुका मेल या दो असंगत वस्तुओं का मेल। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 125। व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यायाम शब्द में जो है कौन संधि है? तो इसमें जो है यन संधि है। व्यायाम शब्द जो है कौन संधि है? तो यन संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126। कीर्तिलता के रचनाकार हैं। तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। सीधों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सीधों की संख्या कितना है? तो 84 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदवर दाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या कितना है? तो नाथों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 132। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु कौन है? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु हैं गुरु नानक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गुरु नानक जो है सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस का जो है पहला कांड कौन है? तो रामचरितमानस का पहला कांड जो है बाल कांड है और 7वां कांड कौन है? तो उत्तर कांड है। क्वेश्चन नंबर 135। भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भक्तमाल का रचना जो है कब किया गया था? तो 1585 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136। भैरव नायिका भेद के रचनाकार हैं। तो भैरव नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138। रीति काल के कवि हैं। तो रीति काल के कवि कौन है? तो रीति काल के कवि हैं बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर दास। कबीर दास जो है भक्ति काल के कवि हैं
और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था बिहारी, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विद्यापति, विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। तो कबीर दास जो है भक्ति काल के कवि हैं और विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा अल्लाह खां की रचना है। क्वेश्चन नंबर 140, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है? तो शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 143, भारत भारती किस कवि की रचना है? तो भारत भारती जो है किस कवि की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं? तो गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 145, छायावाद का समय प्रायः माना जाता है? तो छायावाद का समय जो है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक जो है छायावाद का समय माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो संसद से सड़क तक जो है किसकी रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, कामायनी किस विद्या की रचना है? तो कामायनी जो है किस विद्या की रचना है? तो कामायनी जो है हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 149, तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति हैं? तो तार सप्तक का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है अज्ञेय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150, तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं? तो तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।